तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलिस फ्रैक्चर, जो कि ऑर्थोपेडिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो लॉन्ग आंसर के अंदर पूछे जाते हैं। सो कॉलिस फ्रैक्चर क्या होता है, इसके डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं। दैट व्हाट इज़ कॉलिस फ्रैक्चर। सो अ कॉलिस फ्रैक्चर इज़ द ब्रेकडाउन at the distal end of radius at its corticocancellous junction 2 centimeter above the articular surface। मीन्स कॉलिस फ्रैक्चर क्या है, ये जो फ्रैक्चर होता है वो हमारे डिस्टल एंड ऑफ रेडियस पे होता है। मीन्स जो हमारा रेडियस बोन होता है उसमें ये देखा जाता है, और वो भी कौन से एंड में, डिस्टल एंड में। ओके, एट इट्स कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन, जो कि कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन के 2 सेंटीमीटर अबव में ये जो होता है वो फ्रैक्चर देखने को मिलता है। सो कॉलिस फ्रैक्चर जो होता है वो रेडियस बोन के अंदर होता है, एंड इसका नाम कॉलिस फ्रैक्चर कैसे पड़ा। सो इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय अब्राहम कॉलिस, अ सर्जन, इन 1884। मीन्स ये सर्जन के थ्रू, मीन्स अब्राहम कॉलिस जिनका नाम था, उनके थ्रू ये डिस्कवर्ड हुआ था। इसी वजह से इसका जो नाम पड़ा है वो पड़ा है कॉलिस फ्रैक्चर। द फ्रैक्चर इज समटाइम्स कॉल्ड डिनर फोर्क बायोनेट डिफॉर्मिटी ड्यू टू दिस शेप ऑफ रिजल्टेंट फोरआर्म। मीन्स फ्रैक्चर होने के बाद एक तरह का ऐसा शेप डेवलप हो जाता है जिसके कारण इस फ्रैक्चर को हम डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी के भी नाम से जानते हैं। सो ये था इसका डेफिनेशन। अब पढ़ लेते हैं इसके एटियोलॉजी, इसके कारण के बारे में कि ये फ्रैक्चर किस वजह से हो सकता है, कौन कौन से कारण हैं जिनके वजह से ये फ्रैक्चर हो सकता है। सो डायरेक्ट ब्लो मीन्स अगर हैंड पे डायरेक्ट कोई भी तरीके का ट्रॉमा होता है, डायरेक्ट चोट लगती है, उस वजह से हो सकता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आरटीए की वजह से हो सकता है। ओके, एंड फॉल फ्रॉम हाइट मीन्स हाइट, बहुत ज़्यादा हाइटेड अगर कोई एरिया है, अगर उससे कोई इंसान गिर जाता है तो उस वजह से भी ये हो सकता है। अब पढ़ लेते हैं इसके इंसिडेंट्स के बारे में। सो नॉट मोर कॉमन फ्रैक्चर, ये जो फ्रैक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। मीन्स बहुत ही रेयर कंडीशन में ये देखने को मिलता है। कॉमन इन यंगर एडल्ट, मीन जो यंगर एडल्ट होते हैं उनमें ये ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जो यंगर एडल्ट होते हैं वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, या तो खेल कूद में या तो अदर एक्टिविटीज़ में। दैट्स वाई ये यंगर एडल्ट में बहुत ज़्यादा कॉमन है। कॉमन इन वुमेन अबव 40 ईयर्स एट एज। सो ये था इसका इंसिडेंस। अब पढ़ लेते हैं इस डिजीज़ के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में कि कॉलिस फ्रैक्चर का जो साइन और सिम्टम्स कौन कौन सा है, कॉलिस फ्रैक्चर होने के बाद जो सिम्टम्स कौन कौन से नज़र आते हैं। सो जो अफेक्टेड एरिया होगा उसमें पेन डेवलप होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, टेंडरनेस हो जाएगा, वो एरिया रेड पड़ जाएगा, और जो रेंज ऑफ मोशन होगा पर्टिकुलर जॉइंट का वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। एज वेल एज डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है जिसका नाम है डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी। स्नैप और क्रैकिंग साउंड भी समटाइम्स, उसमें आवाज़ें भी आती हैं, क्रैकिंग साउंड भी सुनाई देता है। सो ये सारे जो होते हैं वो साइंस और सिम्टम्स नज़र आते हैं कॉलिस फ्रैक्चर के अंदर। अब पढ़ लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर को कि ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि कॉलिस फ्रैक्चर में इन्वॉल्व हैं। सो फर्स्ट वन इज़ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ये होता है कि जो बोन होती है वो वीक पड़ जाती है ड्यू टू विटामिन डी डिफिशिएंसी या तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। और अगर बोन वीक है तो कहीं ना कहीं उसमें फ्रैक्चर होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। सो इस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस एक तरह का रिस्क फैक्टर है। पुअर न्यूट्रिशन मीन्स अगर बोन को प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो उस वे में भी जो बोन होती है वो वीक पड़ जाती है। तो पुअर न्यूट्रिशन भी एक तरह का रिस्क फैक्टर है। एडवांस एज, बहुत ज़्यादा बढ़ते एज को भी अगर देखा जाए तो उससे भी जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। सो ये भी एक तरह का रिस्क फैक्टर है। पोस्ट मेनोपॉज मीन्स मेनोपॉज होने के बाद जो फीमेल्स होती हैं उनमें एस्ट्रोजन लेवल का जो हार्मोन होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो बोन होती है वो वीक पड़ने लगती है। सो उन महिलाओं में भी ये रिस्क फैक्टर है कि उन्हें कॉलिस फ्रैक्चर हो सकता है। डिक्रीज्ड मसल मास, जो मांसपेशियाँ होती हैं, अगर उस मसल जो मास होता है वो कम हो जाता है तो उस केस में भी कॉलिस फ्रैक्चर हो सकता है। विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी, अगर विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है बोन और मसल्स के अंदर तो वो वीक पड़ जाती हैं, जिनकी वजह से ये फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सो ये था इसका रिस्क फैक्टर। अब जान लेते हैं इस डिजीज़ के मैनेजमेंट के बारे में। सो मैनेजमेंट भी दो तरह का है, एक कंजर्वेटिव, एक नॉन कंजर्वेटिव। सो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को पढ़ लेते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को हम नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट भी कहते हैं। सो इन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फॉर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर
इमोबिलाइजेशन बिलो एल्बो प्लास्टर कास्ट फॉर 6 वीक मीन्स जो मतलब फ्रैक्चर भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर और एक होते हैं अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। तो अगर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है मीन्स जो फ्रैक्चर का बोन है वो अपनी जगह से नहीं हिला है, अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे ही है, तो उस केस में हम जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है उसको 6 वीक तक इमोबिलाइज करा देते हैं बाय यूजिंग कास्ट बिलो एल्बो प्लास्टर, और कास्ट से हम उसको इमोबिलाइज करा देते हैं, रिस्ट्रिक्ट करा देते हैं। और सेकेंड जो कंडीशन है डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में क्या कराते हैं, मैनिपुलेटिव रिडक्शन फॉलोड बाय इमोबिलाइजेशन इन कॉलिस कास्ट मीन्स उसको भी हम इमोबिलाइज कर देते हैं, मीन्स इमोबिलाइज करते हैं लेकिन हल्का सा मैनिपुलेटिव रिडक्शन मीन्स उसको बैठा के हम इमोबिलाइज कराते हैं। सो ये था इसका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। अब पढ़ लेते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। सो सर्जिकल मैनेजमेंट में सर्जरी होती है और जो मेन सर्जरी है वो है ओरिफ मीन्स ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। ओके, सो ये था इसका सर्जिकल मैनेजमेंट एंड ये था कॉलिस फ्रैक्चर का बहुत ही ब्रीफ लेक्चर। एंड अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पे आप लोगों को लेक्चर चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय एंड टेक केयर।